और उसके आगे जब सतलुज और ब्यास मिल जाती हैं, उसके बाद जितने आगे गाँव थे, फिरोजपुर तक, फाजिल्का तक, पाकिस्तान बॉर्डर तक, वो सब गाँवों को अपनी चपेट में ले लिया और सबकी खेती भी नष्ट हुई है। स्टेट बहुत ताकतवर है, लेकिन ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि स्टेट के पास कोई ताकत नहीं है, ताकत लोगों के पास ही है और लोग खुद की रक्षा खुद कर रहे हैं। और वो भी जो हिस्टोरिकल ज्ञान है उनको, जो उनके दादाओं परदादाओं से जो उनको पता चला कि अगर ये चीजें होंगी तो ऐसे एक्ट किया जाए। ज्यादा मुश्किल दलित परिवारों की है, क्योंकि दलित परिवारों के जो मकान होते हैं, हम सबको पता है कि कच्ची छत होती है बहुत बार, जो लकड़ी के बल्ले होते हैं उनकी छतें होती हैं, जो दीवारें होती हैं उनके भी ऊपर प्लस्तर नहीं हुआ होता। तो जो सबसे ज्यादा हम कहें कि जो मकान गिरे हैं वो दलित आबादी के लोगों के गिरे हैं। मैं नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा डीप डाइव। और आज हम लोग बात करेंगे उत्तर भारत में आई हुई बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी पंजाब से कुछ कम हुआ है, पर वो हरियाणा में बाढ़ आई हुई है, दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, कश्मीर में बाढ़ आई हुई थी और वहाँ से सटे पाकिस्तान में भी खासा कहर बाढ़ का देखने को मिला है। मेरे साथ मनदीप पूनिया हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं और वो चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं। वहाँ से गांव सवेरा नाम से अपना डिजिटल पोर्टल चलाते हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं कैरावैन वायर और डाउन टू अर्थ के लिए। मनदीप, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और पहले आपसे समझना चाहूँगा कि इसका जो पूरा लेंथ ब्रेथ है, जो मतलब पूरे इस बाढ़ और बारिश का जो असर है, ऐसा कहते हैं कि 14 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है और पंजाब के सारे ज़िले ही इससे प्रभावित हुए हैं बुरी तरह से। इसकी तस्वीरें हम देखते रहे हैं पिछले दिनों में। तो इसका जो एक तो ये कि असर कितना है, इसको कैसे देखा जा रहा है वहाँ पर? जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंजाब के सारे ज़िले जो हैं इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ से प्रभावित ही नहीं बल्कि 12 ज़िले तो ऐसे हैं जिसमें ये पूरा डिज़ास्टर ही है एक हिसाब से। बाढ़ क्योंकि उस हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं है। बाढ़ जो किसी बड़े माउंटेन रेंज का एक फ्लड प्लेन होता है उसमें बाढ़ तो आती है, नदियाँ चौड़ी हो जाती हैं और वो उन सब इलाकों को सरसब्ज भी करती हैं। बाढ़ थोड़ा जब डिज़ास्टर का रूप तब ले लेती है जब बाढ़ नुकसान करे, बाढ़ आपके खेतों की मिट्टी भी काटे, आपके घरों में भी पानी घुस जाए और जो आपके आबादी के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी वो नुकसान करे। और इस समय 12 ज़िले ऐसे हैं और तकरीबन 1800 गाँव ऐसे हैं पंजाब के जहाँ पर जो नदियाँ उठनी हैं पंजाब में 3, उनका पानी गाँव में घुसा है, आबादियों में घुसा है, लोगों के घर गिरे हैं। तकरीबन 44 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1800 गाँव प्रभावित हैं। खेतों की जो फसलें थी वो बहा के पानी आगे लेके जा चुका है। इस सब का धुरा बनता है हिमालय और हिमालय में इस बार मानसून की जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि इसको जो ये इतनी अत्यधिक बारिश हो रही है इसको भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में गिना जाए और उसका कहीं न कहीं जो सिरा भी जुड़ता है तो आप देखेंगे तो जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ेगा। हालाँकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात ना करते हुए एक बार हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स से बात करते हैं। जो मानसून है, मानसून की बारिश बहुत ज़्यादा हुई हिमालय में जो पहाड़ खासकर हिमाचल में है और जम्मू कश्मीर का जो इलाका है या फिर उत्तराखंड का इलाका है और उसका जो फ्लड प्लेन जो हिमालय का फ्लड प्लेन हुआ, पंजाब हुआ, जम्मू का जो मैदानी इलाका हुआ, इधर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, ये सब फ्लड प्लेन है। यानी कि अगर पहाड़ों में बारिश होगी तो सारा पानी इकट्ठा होके मैदानों में आएगा। लेकिन इनको मैन मेड जो डैम्स हैं उनसे रोका भी जाता है। जैसे पंजाब में ही 3 नदियाँ इस समय इस वाल वैसे पंजाब 5 नदियों का देश रहा है, लेकिन क्योंकि अब 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, एक पाकिस्तान में, एक भारत में, तो इस वाले हिस्से में 3 नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों के ऊपर 3 डैम हैं, एक का नाम रंजीत सागर डैम है, एक का पोंग डैम है, एक का नाम है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम बेसिकली सतलुज के ऊपर है, पोंग ब्यास के ऊपर है और रंजीत सागर रावी नदी के ऊपर है। और जो रावी नदी है वो बेसिकली रंजीत सागर डैम के बाद से ही पंजाब में एंटर कर जाती है और उसमें जो जिले आते हैं गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर के बाद जो बॉर्डर है अटारी बॉर्डर, उसके बाद वो फिर पाकिस्तान में चली जाती है और लाहौर की तरफ चली जाती है। रावी नदी को भारत के बाद तो एक सूखी नदी का दर्जा प्राप्त था। लाहौर में पिछले साल जो रावी नदी का जो इलाका था उसमें तो ऑफ रोड रैली हो रही थी गाड़ियों की, क्योंकि उसमें पानी ही नहीं होता था।
लेकिन अब की बार रंजीत सागर डैम में इतना पानी आया, 2 लाख क्यूसेक फीट पानी आया और वो इसलिए आया क्योंकि हिमालय में बारिश बहुत ज़्यादा हुई। एकदम से फ्लड गेट्स खोलने पड़े, कई फ्लड गेट्स तो जाम हो रखे थे और वो टूट ही गए और टूटने के बाद वो सारा पानी पहले पठानकोट में, गुरदासपुर में और जम्मू के कुछ इलाकों में, जम्मू में एक तवी नदी भी है, उसने भी खूब नुकसान पहुँचाया और फिर अमृतसर के गाँव में अजनाला, रामदास के आस-पास जो गाँव हैं, उनमें नुकसान करते हुए चली गई और जो सिखों के एक बड़े आपको करतारपुर कॉरिडोर का पता ही होगा जो पाकिस्तान में पड़ता हुँ, है, जहाँ पे डेरा बाबा नानक बाबा नानक का वो आखिरी जगह थी। जी। तो वहाँ पर भी वहाँ पर भी पानी भर गया था। लाहौर शहर में पानी भर गया रावी नदी का और रावी नदी में तो लाहौर वासियों ने तो काफ़ी समय बाद पानी देखा था, नहीं तो वो तो सूखा दरिया मान लिया गया था। हुँ, और जो ये पानी इतनी तेज़ी से आया कि नदी और जो गाँव की आबादी होती है, उसके 2 किलोमीटर के बाद तटबंध होते हैं, उनको धुस्सी बाँध बोला जाता है पंजाबी में, धुस्सी बाँध। हुँ, तो तटबंधों को भी तोड़ दिया और वो तटबंध 8-8, 10-10 फीट ऊँचे होते हैं और हुँ। तकरीबन 20-20, 30-30 फीट चौड़े भी होते हैं। मतलब वो बहुत बड़े बाँध होते हैं मिट्टी के और वो नदी का जो बेड होता है, 2-3 किलोमीटर का जो रिवर बेड होता है, कछार बोलते हैं। उसको वो आबादी से अलग करते हैं। हुँ, लेकिन अब की बार वो जो तटबंध थे, उनको भी तोड़ दिया नदी ने और गाँव की तरफ जो नदी थी, चाहे रावी हो, ब्यास हो या फिर सतलुज हो, वो घुस गई। ऐसे ही ब्यास के साथ हुआ। ब्यास ने सबसे ज़्यादा जो मार की, वो कपूरथला, जालंधर के इलाके में की है और हुँ, होशियारपुर के इलाके में मार की है। होशियारपुर का इलाका तो जस्ट जो लोअर शिवालिक फुटहिल्स हैं, उनके बाद है, तो वहाँ पर तो छोटे-छोटे चोज़ भी हैं। हुँ, छोटे-छोटे चोज़ से भी बहुत पानी आया। होशियारपुर के इलाके में भी मार हुई है। भाखड़ा में भी यही हुआ, भाखड़ा में भी पानी इतना बढ़ गया कि उसको सतलुज में छोड़ना पड़ा और सतलुज ने फिर रोपड़ से लेकर और बिल्कुल फिरोजपुर फाजिल्का तक मार की है। बीच में ब्यास और जो सतलुज रिवर है वो हरीके तरन तारण में एक जगह है, वहाँ पर मिलती भी हैं और वो जो हरीके जो जगह बनती है, जो संगम है, वो इतना चौड़ा हो गया कि एक बार के लिए लगा कि समुंदर ही है और उसके आगे जब सतलुज और ब्यास मिल जाती हैं, उसके बाद जितने आगे गाँव थे, फिरोजपुर तक, फाजिल्का तक, पाकिस्तान बॉर्डर तक, वो सब गाँवों को अपनी चपेट में ले लिया और सबकी खेती भी नष्ट हुई है। 4-4, 5-5 फीट पानी था। कई गाँव तो ऐसे लगे जैसे समुद्र के बीच में टापू हों। उनका सारा कनेक्शन टूट गया था, कोई रास्ता नहीं है, कोई किसी किस्म का वास्ता नहीं बचा। प्रशासन की गाड़ियाँ जा नहीं सकती, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे सिर्फ 5 बोट्स होती हैं, एक तो डीसी इस्तेमाल करता है, 1-2 वो राहत कर्मियों को दे देते हैं, 1-2 नेताओं के लिए रखते हैं कि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री की विज़िट आ गई तो उसको, तो उससे तो कोई मदद हो नहीं सकती थी। फिर किसानों के ट्रैक्टर आए, किसानों के ट्रैक्टर इस 4-4, 5-5 फीट पानी में चल रहे थे, ट्रालियों में राशन लाद कर। कम्युनिटी ने एकजुटता दिखाई, कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार है इस कौम में, सिख कौम में। तो लंगर लेके भी पहुँचे और उसके बाद जो छोटा भाई जिसको हरियाणा पंजाब को छोटा बड़ा भाई बोलते हैं, तो जो कोल हरियाणा से फिर जो हुई, हरियाणा में भी गाँव-गाँव में रसद इकट्ठा हुई। मेवात में मैं तो हैरान रहा कि हर एक मस्जिद में अनाउंसमेंट हुई, हर एक गाँव से सबसे ज़्यादा रसद अगर मैं कहूँ तो मेवात से पहुँची। तो मेवात से रसद गई और तो आज के टाइम पे रसद इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप और रसद मत भेजिए, जब पानी उतर जाएगा उसके बाद जो ज़रूरत फिर जो पड़ेगी तब हम आपको याद करेंगे। तो नहीं एक हिसाब से सरकार गायब है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार तो मतलब आपने भगवंत मान की कुछ फ़ोटोएँ देखी होंगी, आज वो हालाँकि मैक्स अस्पताल में भर्ती हो गए हैं मोहाली में और बीमारी का बहाना लेकर। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार तो अपने पंजाब सरकार 60,000 करोड़ रुपए माँग रही है जो बकाया है सेंटर पे। केंद्र सरकार ने कोई विशेष राहत पैकेज ऐलान नहीं किया है। नरेंद्र मोदी ने तो कोई ट्वीट भी नहीं किया है। पंजाब में इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है। 44 नागरिक मर गए हैं पंजाब के, 1800 गाँव प्रभावित हैं। एक ट्वीट तो बनता है, वो ट्वीट भी नहीं किया है, तो आप समझिए कि जो सरकार है वो तो गायब है। सिर्फ केंद्रीय जो खेती-बाड़ी मंत्री हैं शिवराज चौहान, वो वहाँ पर गए और उनको 2-4 गाँव घुमा के वापस भेज दिया गया। 2-4 घंटे में तो क्या बाढ़ का जायज़ा लिया जाता है। तो ये स्थिति है पंजाब की। हिमाचल में नुकसान ज़्यादा है। हिमाचल में नुकसान तो आप ये मान के चलिए कि 2 ढाई हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नुकसान तो हो चुका है। मंडी जिला बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, जहाँ से कंगना रनौत सांसद भी हैं। उनके बयान भी आपने सुने होंगे, बहुत घटिया बयानबाज़ी की और राहत तो कुछ पहुँचा नहीं पाए। और हिमालय में एक होता है फ्लैश फ्लड, यानी कि एकदम से बाढ़ आ जाना। फ्लैश फ्लड की क्लाउड घटनाएँ बहुत बर्स्ट और ज़्यादा। फ्लैश फ्लड जो होते हैं, एक तरह से, हाँ, जो हम तो उत्तराखंड में क्लाउड भी बर्स्ट की देखते हैं। इतनी घटनाएँ नहीं है, हालाँकि मीडिया जब रिपोर्ट कर रहा है तो हर एक चीज़ को ही क्लाउड बर्स्ट लिख दे रहा है। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट की घटनाएँ ज़्यादा हैं।
और लैंडस्लाइड की घटनाएँ भी उत्तराखंड, क्योंकि हिमालय बहुत यंग माउंटेन है, तो इसमें लैंडस्लाइड्स भी होते हैं और इसमें जितना एग्रेसिव आप कहें कि डेवलपमेंट किया गया है, उससे लैंडस्लाइड्स बहुत हुए हैं। वैष्णो देवी में भी जो मारे गए श्रद्धालु, तो उसमें लैंडस्लाइड हुआ और आखिरी में महबूबा मुफ्ती को कहना पड़ा कि हिमालय में जो मंदिर हैं, उनको आप पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। ठीक है कि वो स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता है, आप स्पिरिचुअल होके जाइए, लेकिन पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। जब आप उसको मौज-मस्ती की जगह बना देंगे, तो हिमालय तो बहुत यंग है, तो उसमें इस किस्म की लैंडस्लाइड होंगे और ऐसे ही 40-40, 50-50 लोगों की मौत होगी। तो उनका कहना बिल्कुल मेरे को लगता है कि दुरुस्त था। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हिमालय को जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में पिकनिक स्पॉट की तरीके से डेवलप किया गया, बड़े-बड़े हाइवेज़ बनाए गए, बड़े-बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाए गए, तो उसके कारण जो एक अपन कह लें कि जो चोज़ थे, वो भी रास्ता भूले अपने, उनके भी, और नदियों को भी दिक्कतें आई। और जो इस एक एक शब्द होता है हिंदी में, जल ग्रहण क्षेत्र, तो बेसिकली वो जल ग्रहण क्षेत्र थे। और और जब नदी अपना रास्ता बनाएगी, तो फिर वो आप आगे कोई हाईवे बना लें या कुछ भी बना लें, तो तोड़ते ही चलती है। तो वो ऐसे करके इतना नुकसान अपने आपको हिमाचल में दिखता है। तो ये मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि हिमाचल और पंजाब का, हरियाणा में घग्गर नदी का पानी ज्यादा है, यमुना नदी का पानी ज्यादा है। यमुना नदी जो हथिनी कुंड बराज है, क्योंकि यमुना नदी जो आती है, उस पहला जो एंट्री पॉइंट हरियाणा में हथनीकुंड बराज है, वहां से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा गया। तो यमुनानगर के गांव में मार है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत के गांव में मार है, और अब दिल्ली के भी रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, खासकर गरीब इलाके, क्योंकि नदी के किनारों के नजदीक आपको पता है आजकल गरीब बस्तियां हैं, तो उन गरीब बस्तियों से लोगों को निकाला जा रहा है, उनके घर डूबे हुए हैं। तो ये जो बाढ़ है दिल्ली तक पहुंच गई। हरियाणा में घग्गर नदी की भी मार है। घग्गर नदी ने अंबाला जिला, हिसार जिला, सिरसा जिला, कैथल और फतेहाबाद, इन जिलों को भी प्रभावित किया है। उधर जो है पंजाब में ये भी हुआ है कि करीब ऐसा मैंने रिपोर्ट्स में देखा कि बीएसएफ की जो है 90 चौकियां डूब गई हैं और 30 बिल्कुल। किलोमीटर ऐसा जगह है जहाँ पे जो बाढ़ है भारत पाकिस्तान के बीच में वो भी अब टूट गई है या उसमें बह गई है। तो ये भी एक हुआ है कि वो इतना ज़्यादा प्रभाव है और पाकिस्तान में भी इसको इसको लेकर काफ़ी वहाँ पे काफ़ी बातें चल रही हैं, वहाँ भी काफ़ी उसका असर देखने को मिल रहा है। पर हम अगर इसी तरफ रहें और ये समझने की कोशिश करें कि ये जो पूरा एक तो ये है कि एक प्राकृतिक आपदा है, पर साथ में ये जो भी कुछ इसको मैन मेड कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट, हमारा प्रबंधन ठीक नहीं है। जी। चाहे वो हमारी प्लानिंग का हो कि हम उसको विकास के नाम पे बता रहे हैं कि सड़कें बनाएँगे और अर्बन अर्बनाइज़ेशन इन तीनों राज्यों में मतलब हिमाचल में तो नहीं बट पंजाब और हरियाणा में हमें काफ़ी देखने को मिला है। तो उसका भी बहुत सारा असर शायद है इसमें कि जहाँ पे शहरीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है और क्या बोलते हैं जो नेचुरल पानी के जो रास्ते हैं, जो उसको आप चोस कह रहे हैं या नदियाँ कह रहे हैं या कछार का जो इलाका है, उन सब से खासी छेड़छाड़ की गई है। तो ये उसका भी नतीजा है जिसको जिसको लेकर इनके पास कोई तैयारी नहीं थी। इनको लगा कि यहाँ कभी बारिश कभी ठीक से होगी ही नहीं और जब वो हो गई है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से वो मैनेज करें। और इसके कारण जैसा कि आपने बताया कि ये लोगों के भरोसे उनको छोड़ दिया गया कि भई आप जैसा है अब आप देखिए क्या करना है क्योंकि सरकार तो इसमें जो है कुछ ख़ास करती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही है। इसमें जो मैनेजमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इस पे थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा। जैसे मैन मेड चीज़ें, तीनों बाँध हैं, तीनों बाँधों की डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, तो वो एक कारण है। दूसरा, पानी छोड़ने को लेकर विवाद रहा कि पानी कब छोड़ा जाए, कितना छोड़ा जाए, उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी। अलर्ट ठीक से जारी नहीं किए गए, वो एक बात है। और जो बात आ रही है तटबंधों की, तटबंध 1988 के बाद सँभाले ही नहीं गए सरकारों के द्वारा। जबकि हम सबको पता है कि तटबंध सँभालने सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आबादी को और नदी को वही एक तटबंध होता है जो अलग करता है। तो तटबंध भी नहीं सँभाले गए थे और अलर्ट भी प्रॉपर नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें तो हैं। और जो आप अर्बनाइज़ेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जो लोअर शिवालिक फुट हिल्स हैं, जिनसे बहुत सारे चोज़ निकलते हैं और वो चोज़ मिलकर एक दरिया में गिरते हैं। उन चोज़ के रास्तों को रोका गया, उनके बीच में कॉलोनियाँ, रिहायशी कॉलोनियाँ डेवलप कर ली गई। पिछले 2023 में जब बाढ़ आई थी घग्गर की, तब मैंने स्टोरी की थी कि जो डेराबस्सी का इलाका है चंडीगढ़ के आसपास, या फिर जी। ऐसे मोहाली में जो एग्रेसिव
ऑर्गेनाइजेशन की गई। उसमें बहुत सारे चोज़ का रास्ता रोका और वो चोज़ उन सोसाइटीज़ के बीच में से गए। 2023 में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। पंजाब में तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान आँका गया था। तो ये बात सही है कि जो चोज़ के रास्ते रोके गए, तो चोज़ तो अपना रास्ता दोबारा पकड़ेंगे और वो तो करेंगे। तो ये एक मामला। बाकी हाइवेज़ भी जो बनाए गए, तो उसमें भी ये ध्यान नहीं रखा गया कि कहाँ पे आपको पुलियाँ छोड़नी है, कहाँ पे आपको बम्बू दबाने हैं, तो ताकि पानी क्रॉस हो सके। तो कई जगह तो ऐसे थे कि जहाँ पे हाईवे आया, वहाँ पे फिर पानी एक बार के लिए टक्कर मारने लग गया, अगले दिन उस पानी ने हाईवे को ही काट दिया। और फिर आगे जाके वो, क्योंकि हाईवे तो थोड़ी जगह से कटा, फिर और तेज़ हो गया पानी। मिट्टी का कटाव एक बड़ा कारण रहा, और मिट्टी का कटाव तब बनता है जब उस पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता और वो टक्कर मारने लगता है, और थोड़ा-सा रास्ता बनाने के बाद फिर वो चीरता हुआ जाता है। तो मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पानी के जो प्राकृतिक रास्ते थे, उनको रोकने के कारण ये चीज़ें घटी हैं। बिल्कुल आपने सही फ़रमाया, और उसमें अर्बनाइज़ेशन जितनी एग्रेसिव हुई, उसका एक मामला है। और मुझे लगता है कि जो डैम मैनेजमेंट को लेकर भी जो पेंच है, क्योंकि पंजाब और हिमाचल का और हरियाणा का एक पानी का विवाद तो रहता ही है, उसमें डैम की मैनेजमेंट सारी केंद्र सरकार के हाथ में है। पंजाब हमेशा ये कहता रहता है कि जो डैम की मैनेजमेंट है वो राज्यों के हाथ में होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, और वो उनकी बात को मैं मानता भी हूँ कि वो होना भी चाहिए। क्योंकि राज्यों में जो कुछ घट रहा होता है, वो केंद्र उसके ऊपर आंखें मूंदे रहता है। तो ये एक मुझे लगता है कि डैम्स की मैनेजमेंट राज्यों के हाथ में होनी चाहिए। तो सेंट्रलाइज़ेशन के नाम पे अपने डैम्स की कंट्रोल भी छीन रखे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि बेसिकली जो हिमालय में जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही है और मानसून का ज़्यादा आना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हुँ। ठीक है? इस मानसून को आप नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसको लेकर बहुत सारी थियरीज़ हैं। अभी एक थियरी ये चल रही है कि यहाँ पर जो जितना ज़्यादा टूरिज़्म हुआ हिमालय में, ख़ासकर हिमाचल वाले इलाके में और लद्दाख तक, उसमें जो टायरों के जैसे ये सबसे प्रोमिनेंट माना जा रहा है, टायरों के कण वहाँ पे छूट रहे हैं, बर्फ में भी और सड़कों पे भी, और वो हीट को अट्रैक्ट करते हैं। और वहाँ पर जो प्लास्टिक से लेकर और जो आप जो भी मतलब टूरिस्ट चीज़ें छोड़ के आते हैं, उससे जो वहाँ पर गंध फैल रहा है, और दूसरा वहाँ पर बहुत सारे माफिया भी हैं लकड़ी के, तो लक्कड़ जिस हिसाब से एग्रेसिवली काटा जाता है, ये 3-4 चीज़ें मिलके वहाँ पर टेम्परेचर का राइज़ कर रही हैं, और उस इलाके में तकरीबन 1 से डेढ़ जो डिग्री का टेम्परेचर राइज़ किया है। वो एक उसको बड़ा कारण माना जा रहा है कि इस वजह से जो मॉनसून है वो बहुत एग्रेसिव तौर पे दिख रहा है, और वो आगे जो अपन कह लें कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं, हुँ। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सारा अगर आप देखेंगे तो वो यही है कि वेस्टर्न इसी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसी वजह से जो हमको पता है कि समुद्रों से जो मॉनसून आता है वो तो है ही है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रेनफॉल हो रहा है वो भी है। तो ये 2 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, और इस वजह से इतना ज़्यादा रेन हो रहा है। वो 2023 में भी अपने को देखने को मिला। हिमालय के जो हिमाचल के लोगों से मेरी बात हो रही थी कई लोगों की, तो वो कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि अब क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है और इतनी चीज़ें घट गई हैं कि हमें इन आपदाओं के साथ रहना सीखना होगा। जो-जो ये घट रहे हैं, चाहे एग्रेसिव रेनफॉल हो रहा हो, चाहे फ्लैश फ्लड्स हों, या फिर क्लाउड बर्स्ट के मामले हो, या लैंडस्लाइड्स के मामले हों, इन सब के साथ रहना सीखना होगा। और सरकारें इसमें कहीं पे भी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं कर रही हैं। लोग सिर्फ़ अपनी कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग पे ही एक्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए जी रहे हैं। आपदा है, लोगों के संकट है, फिर भी लोग एक-दूसरे के लिए उदारता दिखा रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं। मतलब ये एक कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो इस सारे मामले में, तो लोग बहुत ही बुरी स्थिति में भी पहुँच सकते हैं। कुछ तो इसमें बातें लॉन्ग टर्म की हैं, पर साथ में ये भी है कि ये सरकारों की जो अपनी समझ है कि वो जैसे कि अब ये किसी भी इस समय जब लोग चुनाव में लड़ने जाते हैं, तो वो विकास की बातें करते हैं कि हम रोड बनवा देंगे, हम अ, यहाँ पे कॉलोनीज़ के आपको लैंड कन्वर्जन करवा देंगे। और ये पंजाब में और हरियाणा में ख़ास तौर पे दिखलाई पड़ता है। और तो वो भी एक, अब उसमें जब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, तो उनको ज़िम्मेदारी तो वो लेंगे नहीं कि हमारे कारण ये हुआ है। हालाँकि साफ-साफ देख सकते हैं जैसे कि एनएचएआई के जितने काम हैं, जिस पापड़ की तरह सड़कें जब उखड़ती हुई दिखलाई पड़ती हैं एनएचएआई की, तो आपको समझ में आता है कि ये इसको बनाने में कितनी डंडी मारी गई है, इसकी प्लानिंग में कितना कम सोचा गया है।
और इसका कोई मिटिगेशन इनके पास कोई अकल नहीं इस बात की कि इसको हम आगे कैसे सँभालेंगे, बनाएँगे और आगे चीज़ें करेंगे। फिर भी जो भी सरकार होगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी की पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की हो या कोई और भी पार्टी हो, पर वो सब लोग बात तो करेंगे कि भई हमें विकास लाना है यहाँ पे, हमें लोगों की सहूलियत बढ़ानी है। तो ये जो स प उसमें ये लॉन्ग टर्म जो जो बड़े इंटरेस्ट की बात कर पाना जो है, वहाँ वो सरकारें इस तरह की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बड़ा मुश्किल है उनके लिए बात कह पाना कि हम आपके विकास की कीमत पे आपके पर्यावरण को बचाएँगे। बिल्कुल, तो ये तो यहाँ पे आके चीज़ें थोड़ा फँसती हैं राजनीति के लिए भी और इसमें शायद वो नीतिगत निर्णय जब जो पहले शायद हुआ करते थे कि ये व्यापक हित में ये चीज़ें नहीं की जाएँगी, वो नहीं करने की सूची जो है अब किसी के पास दरअसल अब है नहीं। और इसलिए जब भी कोई आफ़त आती है तो ये सिर्फ़ भाग खड़े होते हैं वहाँ से, ये भी नेताओं का दिखलाई पड़ता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब ये मणिपुर 28 महीने बाद नरेंद्र मोदी वहाँ जाएँगे पहली बार, तो अगर वो जाएँगे तो और वहाँ जाके वो क्या करेंगे, ये भी देखने की बात है। तो या ज़िम्मेदारी कोई लेगा नहीं इसकी, ये जो हो रहा है इसमें और इसके और सरकारी देख सरकारों ने तो आँख भी मूंद रखी है और सरकारों के पास जानकारी भी नहीं है। जैसे मैं अब आपको बताऊँ कि जो कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ़ राशन पानी देने की और इसी की बात होगी। नहीं, इससे थोड़ी-सी आगे की बात है कि जैसे आपदा से निपटा कैसे जाए। निपटने का मतलब ये है कि जब ये जो बाँध टूटे हैं, तटबंध टूटे हैं, ये तटबंध पहले भी गाँव के लोगों के द्वारा बाँधे गए थे। जी, और ये नदी का और आपकी आबादी का क्या रिश्ता होगा, उस रिश्ते को भी तय करते थे। तो बिल्कुल। अब सरकारों का ज़िम्मा था कि उनको सँभाले नहीं। तो अब उन तटबंधों को दोबारा से गाँव के लोग बाँध रहे हैं। जो बच्चे नौजवान हैं हमारे जितनी उम्र के हैं, वो सब ट्रैक्टर उठा के मिट्टी डंपर जो ट्रॉली होती है हुँ, उसमें मिट्टी भर-भर के, कट्टों में मिट्टी भर-भर के उन तटबंधों को दोबारा बाँध रहे हैं। सरकार के पास ट्रैक्टर थोड़ी ना है। हुँ। हालाँकि ये सरकार कुख्यात है ट्रैक्टरों को बदनाम करने के उनको मामले रो में किसान आंदोलन उनको रोकने के लिए हाँ, उनको रोकने के लिए सरकार काफ़ी कुख्यात है। हुँ, हाँ, तो अब वो वही ट्रैक्टर लाइफ सेवर भी हो रहे हैं और कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि कम्युनिटी के पास हिस्टोरिकल सेंस में वो नॉलेज है कि जब नदी और इंसान का क्या रिश्ता होगा उसको तय करने का, तो वो कर भी रहे हैं, वो उसी में लगे हुए हैं। वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी होती है चीज़ों की, वो मुझे लगता है कि सरकार के पास मिसिंग है। डीसी को मैं देखता हूँ, किसी मंत्री को, किसी एमएलए को, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या अब जैसे गाँव में अभी तो बाढ़ का पानी चल रहा है। मंत्री लोग ओडोमोस जो ट्यूब होती है मच्छरों के वो वाली, वो हुँ, लेके पहुँच रहे हैं। लोग उनको बोल रहे हैं, "अरे पागल इसकी ज़रूरत 10-5 दिन बाद पड़ेगी जब पानी उतर जाएगा। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें तिरपाल लाओ क्योंकि हम छत के ऊपर बैठे हैं और बारिश भी पड़ रही है ताकि हम अपने सामान को ढक सकें।" जी, तो ये बेसिकली ये जो सेंस आनी कम्युनिटी ये सेंस नहीं है मतलब सरकारों के बीच में कि क्या कैसे मदद हो, क्या हो और मतलब जैसे तटबंध का मैंने एग्जांपल दिया, तो आप वीडियोस देखेंगे तो हज़ारों-हज़ारों लोग लग के पंजाब में तटबंधों को बाँध रहे हैं और उसमें जो नहरें जिनमें सिल्ट आया हुआ है, उनको उसकी डिसएडिटिंग भी चल रही है, लोग कर रहे हैं। लोगों को पता है, लोगों को तलछट का भी पता है, लोगों को ये जितने भी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं, खासकर फ्लड से लेकर, सब चीज़ों का पता लोग खुद ही कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में वो एक्ट कर रहे हैं। सरकारों के पास वो सारी चीज़ें गायब हैं क्योंकि वो उस कॉलम में कभी फिट बैठते ही नहीं। मतलब मैं जब ये कह के मज़ाक उड़ा रहा हूँ डीसी का कि उसके पास सिर्फ 5 वोट हैं। और वो भी एक खुद के लिए रखी हुई है क्योंकि उसको दौरा करना एक मंत्री और एमएलए और पॉलिटिकल क्लास आएगी उसके लिए 2 टीम को दे रखी हैं और एक बेसिकली जो एसडीआरएफ होती है उसके लिए उसने छोड़ रखी है। तो उस उनके पास कुछ है ही नहीं मतलब वो कुछ मदद ही नहीं कर सकते। वो सिर्फ रिपोर्ट बनाने के, आंकड़े लिख देने के अलावा वो मतलब जैसे एक कई बार लगता है कि स्टेट बहुत ताकतवर है। लेकिन ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि स्टेट के पास कोई ताकत नहीं है, ताकत लोगों के पास ही है और लोग खुद की रक्षा खुद कर रहे हैं और वो भी जो हिस्टोरिकल ज्ञान है उनको, जो उनके दादाओं-परदादाओं से जो उनको पता चला कि अगर ये चीज़ें होंगी तो ऐसे एक्ट किया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि सरकारों का तो इसमें और दूसरा मतलब हम बात करें जैसे 2023 में बाढ़ आई थी, तो मेरी किसानों से बात हो रही थी
तो उस समय भी फसल खराब हुई। तकरीबन 2.5 लाख एक हेक्टेयर ज़मीन की फसल खराब हुई थी। तो किसानों को प्रति एकड़ 6800 रुपए, 7,000 रुपए मुआवज़ा दिया गया। जबकि एक किसान की जो लागत होती है, वो 20,000 रुपए की लागत आती है खेत में, खेती की। तो उस समय भी वो नुकसान में रहे थे और अब दोबारा शायद पिछले साल अच्छी फसल हुई थी, तो उससे थोड़ा उभरे थे। अब इस साल फिर उनके खेतों में हम कहेंगे कि ये बाढ़ आ गई है। अब किसानों के सामने एक नई परेशानी ये आएगी, क्योंकि मिट्टी जो बाढ़ आई है हिमालय से, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें साथ में लेके आई है। मिट्टी लेके आई है, उसमें जो पतली रेती होती है, रेती लेके आई है, जो चमकदार रेत हुँ, जिसको हम बोलते हैं, हुँ, वो सारी चीजें लेके आई है। तो अब किसानों के खेतों में तो भर गया है, तो उसके लिए किसानों को हटाना पड़ेगा उसको। तो सरकार कहेगी नहीं, हम आपको, आपके खेतों में हम आपको ये मिट्टी नहीं हटाने देंगे, ये खनन होगा। तो ऐसी-ऐसी अभी आपको देखना कि जो हमने क्या बोलते हैं कि अभी तो कॉन्फ्लिक्ट भिड़ेंगे, आपको दिखेंगे कि किसान कह रहे हैं, अरे मेरे को खेती करनी है, मेरे को ये 1 डेढ़ फुट मिट्टी हटानी पड़ेगी जो ऊपर से आई है, इसमें खेती नहीं हो सकती। सरकार कहेगी नहीं, 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 आप खनन करें, आप माइनिंग करें, सैंड माइनिंग हम नहीं करने देंगे। सरकार ऐसे बोलेगी, अगर आपको सैंड माइनिंग करनी है तो हम आप उससे पैसे लेंगे। मतलब किसान के खेत में खुद की मिट्टी हटाने के किसान को पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसी-ऐसी कलाकारियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बेसिकली सरकार आपदा में भी आप आपदा से जब उबर रहे होंगे किसान, उसमें भी ये तलाशेगी कि किसानों से ही या फिर इन लोगों से ही पैसे कैसे निकाल लिए जाए। तो ये आपको मतलब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अभी एक सरकार ने एक नैरेटिव और चला दिया है कि जो ये गाँव वगैरह डूबे हैं, ये सब तो नदी के क्षेत्र में थे। अरे! नदी के क्षेत्र में कैसे थे? न आप ये तो हिस्टोरिकल सेंस में पहले ही ड्राइव हो चुका कि 2 किलोमीटर नदी से 2 किलोमीटर दूरी तक तो दूषी बांध होता है। उससे पहले तो कोई आबादी भी नहीं होती, तटबंध होता है। तो मतलब 2 किलोमीटर एक तरफ और 2 किलोमीटर दूसरी तरफ, यानी कि 4 नदी के दोनों तरफ 4 किलोमीटर का हिस्सा होता है जिसमें कोई आबादी नहीं होती है। ठीक है? तो उसमें भी हालाँकि खेती होती है, खेत होते हैं। हुँ। ये सच्ची बात है। लेकिन टेम्परेरी आबादी कोई नहीं सेटलर्स होती है। होते हैं, ये सब लोग काम करते हैं अपने, हाँ। वो तो सब चलता रहता है। हाँ, पर हाँ, और एक उसमें बात उनको एक कोई दिक्कत भी नहीं होती। उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती कि पानी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पानी उतर जाता है तब लोग दोबारा खेती करने लग जाते हैं। दिक्कत तब होती है जब जो ये दूषरी बांध होते हैं, तटबंध होते हैं, इनको तोड़ के आबादी में पानी घुसता है, और जो फिर आपके जो रेवेन्यू विलेज होते हैं, यानी कि हुँ, रेवेन्यू लैंड होती है, खासकर एग्रीरियन उसमें, उसको जब वो बर्बाद करते हैं, तब जाके दिक्कतें होती हैं। तो वो दिक्कतें अब आगे खड़ी हैं। और हरियाणा में भी यही दिक्कत है कि जो घग्गर है, टांगरी नदी है, मारकंडा नदी है, उनके भी रिवर बेड इन्होंने सँभाले नहीं है, कोई रिपेयर नहीं करवाया है। कोई उनमें जो जितनी भी डिसिल्टिंग का मामला होता है, वो कुछ भी नहीं किया गया है। तो वो सब तटबंध आपने बाँधे नहीं, आपने नागरिकों को छोड़ दिया है कि जैसे ही पानी आएगा वो आबादी में ही जाएगा। तो हुँ, ये एक मामला। सरकार गायब तो है ही है, आपदा जब खत्म होगी तो तब किसानों को तंग करेगी, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। और आज के समय में मतलब धान से लेकर, गन्ने से लेकर कौन-सी ऐसी फसल है जो बर्बाद ना हुई? तकरीबन 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन है कि किसानों की वो बर्बाद हुई है। सबसे ज़्यादा मुश्किल दलित परिवारों की है, क्योंकि दलित परिवारों के जो मकान होते हैं, हम सबको पता है कि कच्ची छत होती है बहुत बार, जो लकड़ी के बल्ले होते हैं, उनकी छतें होती हैं, जो दीवारें होती हैं, उनके भी ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ होता। तो जो सबसे ज़्यादा हम कहें कि जो मकान गिरे हैं, वो दलित आबादी के लोगों के गिरे हैं। मैं अमृतसर के रामदास के इलाकों में था, तो जो दलित आबादी थी, वो ऊँची सड़कों के ऊपर बाहर निकल के बैठी हुई थी, और उन्होंने जो गाँव के किसान होते हैं, उनकी ट्रालियों में अपना ऊपर सामान रखा हुआ था। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो बोले कि जो जिनकी लेंटर की छतें हैं, पक्के पक्के मकान हैं, उनके तो वो तो फिर भी अपनी छतों पे जाके तो बैठ गए। हम तो छतों पे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारी तो छतें तो गिर गई हैं। हमें तो आके सड़क पे बैठना पड़ा। वो तो चलो किसानों के साथ अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने अपनी ट्रालियाँ दे दी, ताकि हमने अपना कीमती सामान इन ट्रालियों में रख लिया। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको मैं बताऊँ कि मज़दूरों को हो रही है। दिहाड़ी पे जा पा नहीं रहे, क्योंकि वो तो रोज़ का खाते थे, रोज़ का बिल्कुल, कमाते थे। बिल्कुल। तो वो एक दिक्कत आ रही है। तो ये एक जो रूरल क्राइसिस पहले हम सबको पता है कि बहुत शार्प हो रहा था, उसमें रूरल इकोनॉमी में हमको पता है कि लगातार जो लागत है वो बढ़ रही थी खेती में, और वो मुनाफ़ा निकल नहीं रहा था। ऊपर से अब फसल ही बर्बाद हो गई है। जो रूरल पुअर था, जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रामीण मज़दूर की, उसके पास भी आपको पता है कितना ही काम है, और इस सरकार ने मनरेगा तक को भी मार दिया है।
तो आपको पता है कि वो भी एक गहरे संकट में था। उसकी भी दिहाड़ी पिछले 7, 8, 10 साल से कोई बढ़ी नहीं है। वो 2012-13 याद करिए, उस समय भी वो 300-400 रुपए दिहाड़ी थी, आज भी 300-400 रुपए दिहाड़ी है। पिछले 10-11 साल में महँगाई बढ़ी है। जो उसकी खाने की जो खाने की जो थाली है वो आमदनियाँ नहीं महँगी बढ़ी। हुई है। तो आमदनी नहीं बढ़ी, उसका पोषण बढ़ उसका उसकी थाली से पोषण कम ही होता गया है। तो ये सब इस सारे रूरल क्राइसिस तो पहले ही था, और अब उस उनको घर तक से नि मतलब उनका घर तक भी अब डूब गया है और उनका काम भी बंद हो गया है, तो अब और भी उनके लिए गहरा संकट है। इसमें जो जो देखने वाली जो बात ये है कि एक तो ये जो पूरा जो विनाश हुआ है इस समय, उसको हुँ, उसका आकलन सरकार किस तरह से कर रही है और उसको उसके उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ जैसे कि हम देखते हैं लगातार कि अब कोई किसी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है इस देश में। चाहे वो हुँ, चाहे वो पहलगाम हो या मणिपुर हो या और भी कोई चीज़ हो या मनरेगा का भी हम देख लें तो कोई जवाबदेह किसी चीज़ के लिए कोई नहीं। वो वहाँ पर हैं और वो उनकी मर्ज़ी है कि वो उसको जैसा चलने देते हैं, चलने देते हैं। और दूसरा फिर ये है कि एक लगातार हम डेटा डिनायल देखते हैं सरकारों के बीच कि वो डेटा को ठीक से ना तो पढ़ते हैं, ना बताते हैं, ना उसमें कोई पारदर्शिता है और ना ही एक तरह की ख़ास तौर पे जब ये सब होता है तो आपको साफ समझ में आता है कि इसमें ईमानदारी भी नहीं ही है। तो अब आगे जो होगा, जैसे कि अब पानी घटने लगा है पंजाब में, तो अब जो बीमारियों का समय आएगा, जब उनको एक पुनर्वास की बात होगी, जब उनके मुआवज़ों की बात होगी जैसे हमने इसमें मवेशियों के बारे में बात नहीं की कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, हाँ। जो लोग मुसलमान गुर्जरों का सबसे ज़्यादा नुकसान है, कि जो जो उनके लोग मवेशी हैं, मैं जो बिल्कुल। लोग इसी पे निर्भर रहते हैं मोटे तौर पे जो लोग मवेशियों पे तो और दोनों दोनों ही राज्य पंजाब और हरियाणा दूध के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ बिल्कुल। उत्पादन होता है। तो ये सब जब हो रहा है तो ये जो एक मतलब एक तरह की जिसको अंग्रेज़ी में मैडनेस बोलते हैं कि भई ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और तो अब आगे लोगों को क्या उम्मीद करनी चाहिए सरकार से? ये जो अब आगे की जो जो प्रोसेस है उसको वो कैसे सँभालेंगे, देखेंगे और उसको कैसे अ, ये प्ले आउट कैसे होगा आगे के लिए? देखो, जो मैं पहले उस बात करनी ज़रूरी है मवेशियों की, उसके बाद मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूँगा। बेसिकली जो कम्युनिटी है मुसलमान गुज्जर, मुस्लिम गुज्जर, वो ये रिवर बेड्स जो थे, तटबंध थे, इनके बिल्कुल पास ही वो लोग अपने मवेशी रखते थे, और क्योंकि वो तो चरवाहे थे, तो उनके लिए सबसे आसान जगह भी ये नदी के किनारे थे, जहाँ पे उनको कोई रोकने वाला नहीं था। वहाँ भैंसें उनकी पानी भी पी लेती थी, चर भी लेती थी, क्योंकि आस-पास ग्रीनरी होती थी, वेटलैंड्स भी थे, तो सारा उनके लिए बहुत अच्छा वो था। अब जैसे मैं फ्लैश फ्लड कह रहा हूँ, तो फ्लैश फ्लड का मतलब है कि एकदम से पानी आया। प्रशासन भी कोई अलर्ट जारी कर ही नहीं रहा है कि हम 2 लाख क्यूसेक फीट पानी छोड़ दे रहे हैं डैम से एक बार में ही, तो कोई अलर्ट भी नहीं है। तो उन कम्युनिटीज़ को समझ में ही नहीं आया कि एकदम से इतना पानी कहाँ से आया। नहीं तो वो भी जो ये कम से कम ये दूसरी बाँध होते हैं, तटबंध होते हैं, इनसे तो इधर आ जाते वो उधर ही थे, और उनके जो मवेशी थे, वो आपको पाकिस्तान में जाते मवेशी जाते हुए की जो विजुअल्स आए हैं, वो उन मुसलमान गुजरों के ही मवेशी थे। मेरी अजनाला के एक गाँव में बात हो रही थी एक मज़दूर से, तो उसका नाम महेंद्र था, उसकी पत्नी का नाम भोली था। तो उन्होंने जालंधर के एक साहूकार से 3 लाख रुपए लेके 12 बकरियाँ खरीदी थी, और उन 12 बकरियों में से सिर्फ़ 2 बकरियाँ बची हैं, 10 बकरियाँ उनकी बह गई हैं। तो वो कर्ज़ा कैसे उतारेंगे? तो मतलब जो मवेशियों का आप कह रहे हो, बहुत सारे मुझे ऐसे वाल्मीकि समाज के ऐसे लोग मिले जो भेड़ें चराते हैं। उनकी भेड़ें पानी में बह गई हैं, और उनके ऊपर भी उनके सर पे कर्ज़ है। और ये मतलब बड़ा दुष्चक्र है, और मुसलमान गुज्जरों के पास तो जो इकलौती जो संपत्ति होती है, वो उनकी भैंसें होती हैं। जो गायें होती हैं, हुँ। वो बह गई हैं, तो और वो मतलब उनको जब वो जिला प्रशासन के पास जाते हैं कि आप हमारा नुकसान नोट करिए, तो वो बोलते हैं कि आप तो यहाँ के पंजाब के तो हैं नहीं, आप तो जम्मू के हैं, आप तो हिमाचल के हैं, या आप जब अमृतसर में होते हैं तो उनको बोलते हैं आप तो गुरदासपुर जिले जाइए, गुरदासपुर वाले बोलते हैं कि आप पठानकोट, मतलब उनको आप नागरिक मानने तक को तैयार नहीं हैं अपने ज़िलों के, अपने खित्तों के, तो उनके लिए तो और मुश्किलें मतलब होंगी इसमें। दूसरी बात, आप जो आगे का रास्ते की बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि देखो, सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए, हालाँकि अब जैसे आपने कहा कि हर सवाल से बचती है।
इसके लिए 2023 में भी किसानों ने कोशिश की थी बाढ़ आने के बाद आंदोलन करने की, लेकिन किसानों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। उस टाइम पे भी किसानों के ऊपर बहुत बर्बरता हुई। उस समय 2023 में गाँव सवेरा का चैनल भी बंद किया गया था। जैसे हुँ। किसानों ने बाढ़ के बाद अनाउंसमेंट की थी। तो ये मुझे लगता है कि एक दोबारा से नागरिक समाज को और किसानों को, मज़दूरों को बाढ़ पानी उतरने के बाद सरकार को घेरना चाहिए। केंद्र सरकार को इसको, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ, उत्तराखंड इसमें शामिल है, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, ये सारा इलाका। तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में क्या दिक्कत है? जब आपके उत्तर भारत के 6-7 जिले प्रभावित हैं हुँ। और बाढ़ की मार तो उत्तर प्रदेश में भी तो है। आपने 6-7 गंगा में प्रदेश, वो हाँ, प्रदेश, जिले नहीं, प्रदेश हाँ, प्रदेश प्रभावित हैं और कश्मीर में भी चिनाब, श्रीनगर तक इसका असर हाँ। देखने को मिल रहा है। सब तो फिर आप नेशनल इसको डिजास्टर घोषित करिए और स्टेट्स को स्पेशल फंड दीजिए। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, जो कांग्रेस की, उसके मुख्यमंत्री सुक्खू हैं। उन्होंने अपने राज्य की विधानसभा में इसको और आपदा घोषित किया है। पूरे राज्य की आपदा घोषित किया। पंजाब कह रहा है कि पूरे राज्य की आपदा है। हालांकि हरियाणा का जो सीएम है वो चुप है, इसके ऊपर कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा है। अपोजिशन ही इसके ऊपर कुछ बोल रही है। तो अब इतने सूबों के जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, तो इसको नेशनल डिजास्टर एक तो घोषित करिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज आप दीजिए। और जो बकाया आपने तो स्पेशल रिलीफ पैकेज क्या दे रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए मांग रहा है पंजाब, वो जीएसटी के कम से कम उनको दीजिए ताकि वो अपनी सेवाएं शुरू करें। और किसानों किसानों की जो डिमांड है 50,000 रुपए प्रति एकड़ जो नुकसान हुआ वो दीजिए। जो चरवाहों की डिमांड है कि 80,000 रुपए प्रति भैंस और 60,000 रुपए प्रति गाय, 30,000 रुपए प्रति बकरी और 40,000 रुपए प्रति भेड़, वो दिया जाए। तो ये आप मतलब रूरल इकोनॉमी को जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपकी वो जो पहले ही क्राइसिस में जो लोग खड़े थे, वो तो और मारे जाएंगे। और जिन गरीबों के घर गिरे हैं, तो कम से कम उनके घर बनवाने तक की चीजें करिए। उसमें आप, और खाली हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आपके ऊपर ही दबाव पड़े, आप कम से कम जो आपके कॉर्पोरेट दोस्त हैं उनको भी कहिए कि वो जो सीएसआर का अमाउंट है वो इधर लगाएं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि देश के बड़े कॉर्पोरेट भी चुप हैं, इंडियन एलीट भी चुप है, इंडियन रूलिंग क्लास भी चुप है, और इंडिया के जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो भी चुप हैं। सिर्फ पंजाबी सिंगर जो लड़के हैं वो लगे हुए हैं वहां पर किश्तियां लेके राशन वाशन बांटने में। आप बॉलीवुड के जितने भी बड़े खान वान और जो भी हैं, मतलब मेरे को नहीं पता कि आजकल कौन बड़ा चल रहा है इनमें। तो ये बिग बी, अमिताभ, ये सब नाम बिग बी है लेकिन काम छोटे, तो दर्शन तो छोटे ही हैं इनके। तो ये कोई ना इनकी कोई स्टेटमेंट है, ना कोई ये कह रहे हैं कि हम करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ देंगे। हजार करोड़ के सारे मालिक हो रखे हैं। और सरकार नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट नहीं है कि यार हाँ इन इलाकों में कुछ हो रहा है तो मैं मदद के लिए पहुंचूंगा। आप कम से कम अपनी जो संवेदनाएं हैं, जो आपका दिल है, वो तो कम से कम उसको थोड़ा आप दिखाइए। वो सब गायब है। तो ऐसे में बड़ा मतलब मुश्किल है। उसमें मुझे लगता है कि जब बाढ़ उतर जाएगी तो किसानों के पास, मजदूरों के पास प्रतिरोध का एक रास्ता बचेगा कि शायद दोबारा कोई आंदोलन की कॉल दी जाए। और ये मतलब बड़ा अजीब है कि अपने उजाड़े पर लोगों को अपने हकों के लिए दोबारा सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता कि आज के समय में केंद्र सरकार का कोई इंटरेस्ट है। आगे का रास्ता मुझे लगता है कि जब पानी उतर जाएगा, जब लोग थोड़ा राहत महसूस करेंगे, तब अपने नुकसान की भरपाई के लिए उनको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और वो उतरेंगे भी। मेरी किसान नेताओं से बात हो रही थी, मजदूर नेताओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी एप्लीकेशन तक जो हम मेमोरेंडम देना चाह रहे हैं, वो तक डीसी जो हैं जिलों के, वो पकड़ने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि फिर उनके पास जब उनके मेमोरेंडम, वो जो डिमांड्स कर रहे हैं, वो तक आप पकड़ नहीं रहे हैं, तो मतलब आगे का रास्ता आपको समझ में आ रहा होगा कि उनको बहुत मतलब प्रतिरोध के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। एक और चीज़ जो ये होगी, जब ये अभी जब जैसे, तो ये एक एपिडेमिक्स बढ़ने का रहता है, मतलब स्वास्थ्य का एक अपने आप में खतरा आता है। तो अब उसके लिए भी लोग देखते हैं कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी तरफ देखते हैं, तो क्या वो तैयार हैं जब ये चीज़ें इस तरह की होंगी पंजाब और हरियाणा में? तो या फिर लोग फिर वापस अपने हिसाब से ही अपना इंतज़ाम खुद करें, जो है जैसे बसों में लिखा रहता है यात्रीगण अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, उस तरह का मामला है कि आप अपना काम खुद देख लीजिए, सरकार से उम्मीद मत करिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने, मतलब ये तो देखा था हमने कि वो पीछे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में कहा था कि किसानों की कीमत पे कोई समझौता वो नहीं कर सकते,
पर वो पंजाब और हरियाणा में जब बाढ़ आई हुई तो हम तो देख नहीं पा रहे कि ऐसा कुछ वो कहते करते दिखलाई पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो है कि कोई ट्वीट तक ना आना, ये साफ दिखलाई पड़ता है और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी चुप हैं। तो और बीजेपी तो इस पे कोई रिस्पॉन्ड कर नहीं रही है। हालाँकि इन सारे इलाकों में आप सबको पता होगा कि जो अपोजिशन की पार्टियाँ हैं वो भी उतरी हुई हैं। जो चमकौर साहिब का जो इलाका है उसमें पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद जो तटबंध होते हैं नदी के, वो बांधने के लिए किसानों के साथ जुटे। उन्होंने खुद मिट्टी के कट्टे भरे और वो आपको वीडियोस दिखे होंगे कि उनका जो सफेद कुर्ता पैजामा था वो कीचड़ से लथपथ था और किसानों के साथ वो पूरा दिन जुटे रहे। मतलब ये एक सराहनीय कदम भी है कि आप कम से कम ये समझते हैं कि लोगों की भावना क्या है और उसके हिसाब से आप भी उनके साथ एक्ट करते हैं और उनके दुख में खड़े हैं। वो काम मुझे कोई बीजेपी का नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री करते हुए नहीं दिखा। तो ये एक अपने आप में मतलब ये ये तो बात बात है। सही है कि उत्तर भारत में जो मतलब पंजाब हरियाणा दोनों में लोगों की जो अपनी भागीदारी होती है इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा होती है और वो सिर्फ एकजुटता बहुत है। और सब तरफ दिखलाई पड़ती है वो। तो बहुत शुक्रिया मनदीप इस बातचीत के लिए। इससे एक खासा एक खाका हम सब लोग देख पाएँ कि एक तो ये कि अभी जब बाढ़ का पानी कुछ घट रहा है तो ये अभी हालात कैसे हैं और अभी आगे कैसे होने वाले हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जो रेखांकित करने वाली बात ये है कि सरकार का जो रवैया रहा है अभी तक का, वो जैसा कि हम देखते रहे हैं कि लोग उम्मीद करते हैं कि कभी किसी दिन वो एक जवाबदेह और ज़िम्मेदारी से भरा हुआ रवैया दिखलाएँगी। तो शायद वो एक मौका फिर उनके पास अभी है और वो चाहे तो इसको दिखला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मनदीप। अ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख़याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख़याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।